और अब बात आर्यन खान ड्रग्स मामले की करेंगे, जिसमें नए मोड़ आते जा रहे हैं। 25 करोड़ की डील के आरोप पर एनसीबी ने ही समीर वानखेड़े के खिलाफ आंतरिक जांच बिठा दी। विजिलेंस चीफ और डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह मामले की जांच कर रहे हैं। आर्यन मामले में एक चश्मदीद प्रभाकर सेल ने एनसीबी पर 25 करोड़ की डील का आरोप लगाया है। उधर महाराष्ट्र के मंत्री और समीर वानखेड़े में जंग जारी है। नवाब मलिक ने आज सर्टिफिकेट जारी कर वानखेड़े पर आईआरएस की नौकरी लेने और धर्म के साथ फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। तो समीर वानखेड़े ने भी प्रेस रिलीज जारी करके बदनाम करने और परिवार को घसीटने की बात कही है। समीर वानखेड़े ने सेशंस कोर्ट में भी हलफनामा दायर किया, जिसमें ड्रग्स मामले की जांच प्रभावित करने की कोशिश का आरोप उन्होंने लगाया है। तो दरअसल अब ये पूरा मामला 3 किरदारों के इर्द गिर्द घूम रहा है। आंतरिक जांच समीर वानखेड़े के खिलाफ की जा रही है और इस जांच को लेकर उन्होंने हलफनामा भी दायर कर दिया है। ये कहा गया है हलफनामे में कि उनके परिवार को इसमें जानबूझकर घसीटा जा रहा है। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जो निराधार हैं। वहीं प्रभाकर सेल ने सीधे तौर पर समीर वानखेड़े का नाम लेते हुए कहा है कि 25 करोड़ की उगाही का ये मामला है, जिसमें आर्यन खान को छोड़ने के एवज में 25 करोड़ रुपए शाहरुख खान से वसूले जाने थे। समीर वानखेड़े मामले की जांच करने वाले एनसीबी के चीफ विजिलेंस अधिकारी ने आज तक से खास बातचीत की। आरोप जितने भी लगे हैं उनमें आपको मुंबई में यथोचित जो उचित जवाब थे दिए गए और ये जो तथ्य सामने आया है इसकी भी हम लोग जांच करने के लिए ओपन है और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से जांच की जाएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा। आखिरी सवाल सर, क्या समीर वानखेड़े जी अभी हम कह सकते हैं कि अपने पद पे बने रहेंगे और जांच इसी तरीके से चलती रहेगी आगे? मैं फिर रिपीट करूंगा कि इस स्टेज पे ये कहना प्रीमेच्योर होगा। वील टेक अ कॉल एज द इंक्वायरी प्रोग्रेसेस। थैंक यू। तो जिस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो एनसीबी के हैं ज्ञानेश्वर सिंह जी, उनका यह कहना है। कैमरामैन अंकित सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो चीफ विजिलेंस ऑफिसर को सुन रहे थे आप, ज्ञानेश्वर सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना था कि अभी फिलहाल ये कह पाना मुमकिन नहीं होगा कि समीर वानखेड़े इस जांच में जुड़े रहेंगे या नहीं, क्योंकि आंतरिक जांच की जा रही है और मामला बेहद संवेदनशील है। वहीं वानखेड़े के खिलाफ जांच शुरू हो गई है, लेकिन महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का हमला नहीं रुका है। आज उन्होंने सर्टिफिकेट जारी करके समीर वानखेड़े पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। बर्थ सर्टिफिकेट उनका समीर दाऊद वानखेड़े का है। बर्थ सर्टिफिकेट में टेम्परिंग करके जो उनके पिताजी ने धर्मांतर करने के बाद नाम बदला था उसे फिर दुरुस्त किया। उसके आधार पे कास्ट सर्टिफिकेट निकाला गया। जो दलित कैंडिडेट थे आईआरएस के, उनके अधिकारों को फर्जीवाड़े के जरिए छीना गया है। पूरी वही मामले में एक और ट्विस्ट आर्यन के गवाह ने भी किया है। अब तक गायब चल रहे किरण गोसावी ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में धमकी मिलने का आरोप लगाया। गोसावी ने अपने बॉडीगार्ड और गवाह प्रभाकर सेल पर भी सवाल उठाए। आप पर आरोप है कि आप फरार हैं उस दिन की घटना के साथ। आप कहां हैं और क्यों फरार हैं? सर, मैं 6 तारीख तक अवेलेबल था मुंबई में और 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक मेरे को काफी सारे कॉल्स आए, थ्रेटनिंग कॉल्स आए। इसके बारे में मैंने एनसीबी में भी बताया था, मेरे एडवोकेट को भी बताया था। लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसे लेवल के कॉल आ गए कि मुझे मेरा फोन बंद करना पड़ा। 6 तारीख तक मेरा फोन चालू था। किसके कॉल आए आपको? सर, मेरे को 8-10 नंबर से कॉल्स आए, उसकी डिटेल्स है मेरे पास में। इट्स टोटली मीन्स मीडिया को लेके इसका उसका नाम लेके फोन आ रहे थे। उसके बाद में डायरेक्ट हैम्परिंग हो रहा था कि क्यों किया है तुमने, ऐसा वैसा ये वो सब। आप समीर वानखेड़े को कब से जानते हैं? सर, मैं नहीं पहचानता उनको टीवी में देखा था। जब भी हमको इंफॉर्मेशन आई थी मनीष भानुशाली को, उन्होंने मुझसे शेयर किया था, तभी हम गए थे वहाँ पे। तो जो वीवी सिंह सर है उनसे हमारी मुलाकात हुई थी और वानखेड़े सर की मुलाकात बाद में हुई है। मेरे सहयोगी अरविंद ओझा इस वक्त एनसीबी दफ्तर के बाहर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अरविंद का रुख कर लेंगे। अरविंद, ये देखिए, अब पूरा मामला दरअसल
एनसीबी दफ्तर की जांच पर आकर टिक गया है। समीर वानखेड़े इस पूरे मामले में कैसे अब दोषी ठहराए जा रहे हैं, किस तरीके से अब पूरे मामले में डील की जा रही थी, इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आंतरिक जांच, इसका पूरा का पूरा जो अब मजमून है, ये कहा जाए कि समीर वानखेड़े पर टिक गया है। जी बिल्कुल, देखिए समीर वानखेड़े पर टिक गया है। उसकी वजह यह है कि लगातार जब से इस पूरे केस का खुलासा हुआ है, उसके बाद से जो नवाब मलिक हैं एनसीपी के नेता, वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया इस जांच पर, खासकर आर्यन केस के जांच पर। उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद फिर नवाब मलिक ने बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है वो सामने आती है और उनके आरोपों का जवाब देती है। लेकिन अब वो सीधे एनसीपी नवाब मलिक ने, जो नेता है उनके एनसीपी के, उन्होंने आरोप लगाया उगाई का, जिस पर कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने बाकायदा प्रेस रिलीज भी जारी किया था। उसके बाद एक इंटरनल विजिलेंस इंक्वायरी के आदेश भी दिए थे। लेकिन आज ट्विस्ट तब आया जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम और खुद समीर वानखेड़े दोनों अदालत में पहुंचे। एफिडेविट फाइल की गई और बाकायदा जज के सामने खड़े होकर विटनेस बॉक्स में समीर वानखेड़े ने बताया कि जब से मैं इस जांच में लगा हूं, तब से मुझे थ्रेट किया जा रहा है, जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, मेरे परिवार को थ्रेट किया जा रहा है, मेरे पिता को फॉलो किया जा रहा है, मेरी बहन को फॉलो किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि जांच को प्रभावित किया जा सके। जबकि दूसरी जो एफिडेविट है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम की तरफ से दाखिल की गई है अदालत में, और अदालत में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने खुलासा किया है कि इस पूरे जांच को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। जो गवाह है उनको हॉस्टाइल करने की कोशिश की जा रही है, उनको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। अदालत इस मामले में दखल दे। तो ये विद्या मेरी सहयोगी भी सेशंस कोर्ट के बाद जुड़ी हुई है, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि पहले भी मिनिस्टर और डायरेक्टर आमने सामने आए थे। मनीष भानुशाली का हमने वीडियो जारी किया। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जवाब चाहिए थे वो नहीं मिले। उसके बाद 3 लड़कों को क्यों छोड़ा, उसका जवाब नहीं आया। इनके घर के लोग पंच बनते हैं, उसका जवाब नहीं आया। जब हमने कहा कि मालदीव में उगाई हुई, तो कहने लगे हम दुबई नहीं गए। और आज जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं मुंबई शहर में फिल्म इंडस्ट्री में बड़े लोगों में डर पैदा करके पब्लिसिटी हासिल करना, सरकार को बदनाम करना और करोड़ों रुपयों की वसूली करने का काम हो रहा था। I have never been to Dubai, whatever time is stating that. Secondly, there are mechanisms to check where a person is. So this is completely false. And I have never been to Dubai with my sister, what he is mentioning during the date and time. So it is false and I completely condemn. विद्या मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई है। विद्या, अब ये पूरा का पूरा मामला जैसे लग रहा है नवाब मलिक वर्सेस समीर वानखेड़े हो गया है। कहां नवाब मलिक ने अपने दामाद से लड़ाई की शुरुआत करी थी, अब वो आर्यन खान से जुड़े तमाम मामलों के तमाम तथ्य जानते हैं और समीर वानखेड़े को उसको लेकर घेर रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर इस पूरे मामले में देखें तो लग ही रहा है कि जो नवाब मलिक हैं वो काफी पर्सनल इस पूरे मामले में घुस गए हैं और वो काफी जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं पर्सनल है पूरे नेचर में। जिस तरह से वो वानखेड़े के पर्सनल आप कह लीजिए कि उनकी बहन के इंस्टाग्राम से फोटोज निकाल के उस पर डाल रहे हैं, उनके शादी के इनके जन्म पत्री निकाल के उनका इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे डाल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पे काफी तरीके से जिस तरह से अटैक कर रहे हैं वो काफी पर्सनल इन नेचर है। इसी वजह से वानखेड़े साहब अदालत आए थे और कहा कि इस तरह से मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है ताकि इन्वेस्टिगेशन डीरेल हो। वहीं एनसीबी ने भी एक एफिडेविट फाइल करते हुए ये मांग की कि इस तरह से कुछ रिस्ट्रेन किया जाए उन लोगों को ताकि इस तरह से जो इन्वेस्टिगेशन पे असर पड़ रहा है वो ना हो। अभी इसी थोड़ी ही देर में अगले 5-10 मिनट में इस पे आदेश भी आ जाएगा। देखते हैं अदालत क्या रुख अपनाता है। 3 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद कल देर शाम लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचे, जमकर स्वागत हुआ, लेकिन उसके बाद शुरू हुआ हाई फैमिली ड्रामा। बड़े बेटे तेज प्रताप अपने ही घर के बाहर धरने पर बैठ गए। न सिर्फ धरने पर ही बैठे बल्कि आरजेडी के खिलाफ ही बड़ा बयान दे दिया। कल करीब 3.5 साल बाद पटना लौटे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव। एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। बड़े बेटे तेज प्रताप खुद पिता लालू को गाड़ी तक अपनी बाहों के सुरक्षा घेरे में लेकर आए। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक दिखा,
लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। जी हाँ, अब इस तस्वीर को भी देखिए। लालू के पटना पहुंचने के घंटे भर के भीतर ही मौसम बदल गया। लालू यादव एयरपोर्ट से सीधे राबड़ी देवी के घर 10 सर्कुलर रोड पहुंच गए। गाड़ी में आगे देखिए, लालू जो है वो खुद हरे रंग की टोपी और हरे रंग का गमछा लगाकर जो है वो यहाँ पर है। इससे तमतमाए तेज प्रताप अपने ही घर के बाहर धरने पर बैठ गए। नारेबाजी भी की, समर्थकों के साथ आसन जमा दिया, इस गुस्से में कि पिता लालू उनके घर क्यों नहीं गए। दरअसल तेज प्रताप चाहते थे कि लालू 5 मिनट के लिए पहले उनके घर पर आए, उसके बाद राबड़ी देवी निवास जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि तेज प्रताप यादव ने इसके लिए सीधा दोषी ठहराया बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह और तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव को। आज का खुशी का इतना बड़ा मौका था, बहुत बड़ा मौका था, सबको एक होना था, लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी हमको बेइज्जती किया गया। वहाँ एयरपोर्ट पे भी हमको जगतार सिंह ने ठेलने का काम किया, सब लोगों ने देखने का काम किया कि किस तरीके से हाथ से हटो 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 हटो, सबको ठेलने का काम किया। ये कह रहा भैया ये तुम आरएसएस वाले हो, जब तक तुमको हम पार्टी से निकालेंगे नहीं, जब तक आपको हम पार्टी से संगठन से जब तक बाहर नहीं करवाएंगे तब तक हमको आरजेडी से कोई मतलब नहीं है। बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव गुस्से में लाल पीले हो रहे थे। नाराजगी इतनी कि न सिर्फ जगदानंद सिंह पर सीधी उंगली उठाई, बल्कि आरजेडी की भी ईंट से ईंट बजाने की धमकी दे डाली। हमारे पिता को आखिर बंधक क्यों बनाया गया? वो आरएसएस के एजेंट लोगों के द्वारा ये हमारे पिता को बंधक बना करके रखने का काम हुआ। अब ये फिर से वही इतिहास दोहराया जाएगा। अब हम दिखा देंगे दूध का दूध और पानी का पानी राजद वालों का। तेज प्रताप यादव के लिए उनका गुस्सा जायज भी दिखता है, क्योंकि उन्होंने अपने पिता के स्वागत के लिए शानदार तैयारी भी की थी। गेट पर वेलकम टू माय फादर के गुब्बारे भी लगवाए थे। तेज प्रताप के आवास पर खुशियों का माहौल आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से तेज प्रताप ने अपने घर को यहाँ सजाया है और यहाँ वेलकम फादर भी लिखा है। यहाँ आप देखिए वेलकम फादर का जो है यहाँ एक तरीके से सजाया गया है, क्योंकि लालू प्रसाद की वापसी पटना में तकरीबन 3 साल के बाद हो रही है और ऐसे मौके पर जो वापसी हुई है उसको लेकर परिवार काफी खुश है। तेज प्रताप ने कहा कि जब तक पिता मिलने नहीं आएंगे तब तक वो धरने पर ही बैठे रहेंगे। हालांकि कुछ देर के बाद तेज प्रताप की लालू और राबड़ी से फोन पर बात हुई। बाद में लालू और राबड़ी देवी तेज प्रताप के घर पहुंचे और फिर उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया। लालू के घर पहुंचने के बाद बड़े बेटे होने का फर्ज निभाते हुए और परंपरा का निर्वहन करते हुए तेज प्रताप ने अपने पिता के पैर भी पखारे। बाद में वो पिता लालू और मां राबड़ी से इत्मीनान से मिलने 10 सर्कुलर रोड भी गए। फिलहाल तो समंदर का पानी शांत हो गया, लेकिन इस सवाल के साथ कि कहीं ये आने वाले तूफान की आहट तो नहीं। लालू के पटना पहुंचते ही परिवार में जो हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला उसका फौरी तौर पर तो अंत हो गया है, मगर लालू परिवार के लिए ये मुश्किलों का अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत भर है। लालू पटना वापस आ चुके हैं और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त ये है कि वो तेज प्रताप के गुस्से से पार्टी और परिवार को कैसे एकजुट रखें। कैमरा पर्सन आनंद कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक।